नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आज का जो सेट होगा यह 77 नंबर का सेट होगा दोस्तों। आज का सेट जो स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 77 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों का रिस्पांस क्या रहता है आप लोग हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं तो उसका जवाब भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो एक बार सभी लोग पहले नंबर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में, तो आप लोग इतना कंजूसी ना करिए दोस्तों। लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने उन भाई बहन दोस्त जिनको आप जानते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और आप लोग ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं 76 नंबर का जो हम लोग सेट किए थे, लास्ट में हमने आपको यह प्रश्न दिया था और आप लोगों ने बनाया भी था। जो लोग नहीं बनाए हैं भैया आप लोग देख लो कि कैसे इसको बनाना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाएगा, उसके बाद आंसर को निकाला जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न में कहा गया कि एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है। कूलर का क्या बताना है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बताना है कूलर का क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा इस बात को समझिए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, 4500 का निकाल देंगे 18% क्या है दोस्तों, लाभ है। ठीक है, 18% क्या है, लाभ है। तो 4500 का 118% यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। 118% यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा इसको समझते हैं, कैसे आप उत्तर तक आसानी से पहुँच सकते हैं इस बात को समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 45 का पहाड़ा अगर जानते हैं तो 118 में गुना कर दीजिए। 45 का गुना 118 में करना है, लेकिन इसका सबसे बेहतर तरीका है क्या है वह मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पर आप डिजिट सम लगा दीजिए। जैसे 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का गुना जब किसी में किया जाएगा तो उसका डिजिट सम क्या होता है दोस्तों, तो उसका डिजिट सम 0 आता है। यानी इसका इस पूरे का डिजिट सम क्या होगा, तो 0 होगा। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 0 हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं पहले ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 1 9 डिजिट सम दोस्त इसका क्या है, 0 है। ये उत्तर हो सकता है। यहाँ से 7 2 9 इसका डिजिट सम 5 आएगा, ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। इस पर आते हैं 5 5 10 3 13 का मतलब 4 होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 5 4 9 यहाँ से डिजिट सम 2 आएगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया है डिजिट सम 0, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दुनिया जहान लगाएगी दोस्तों इस सवाल को, लेकिन आपको उन सभी से अलग चलना है। तो अलग कैसे हो पाएंगे, जब आपको ये सब तरीका आता होगा। ठीक है। और ये तरीका आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से आएगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग डेली जुड़िए, डेली चीज़ों को समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है दोस्तों। सवाल को लगाएंगे, समझेंगे तो आप हर तरीका बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब यहाँ से शुरुआत होता है 77 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन से। ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे भाई। जितने भी लोग अभी तक देख पा रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग इसका उत्तर बताएंगे। पेपर पेन लेकर बैठिए दोस्तों और हर एक प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। बेशक आप आंसर कमेंट में ना बताएं, बात की बात है, लेकिन सवाल को ज़रूर आप लोग लगाइए। ठीक है, अपने हाथों से। ठीक है भाई। चलिए, तो इसमें कहा गया कि एक दुकानदार ने एक मेज का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा। अंकित मूल्य कितना रख दिया, तो 2500 रुपये, यानी MP बोले तो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या रखा गया है यहाँ पर, 2500 रुपये रखा गया है। ठीक है, 2500 रुपये यहाँ पर रखा गया है।
यदि उसने इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचा तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। तो मेज का हमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ से हमें एसपी का मान निकालना है। तो करना क्या है, बात को समझिएगा, ठीक है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पर 2500 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है। 2500 अंकित मूल्य है। इस पे छूट दिया जा रहा है। दो छूट है भाई, एक तो 20% का, एक 10% का। अगर 20% का छूट देते हैं तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब भिन्न में क्या मान होता है, 1/5 होता है। 5 का सामान एक छूट, इसका मतलब बिका कितने में, तो 4/5 पर सामान को बेचा गया है। 4/5 पर सामान को बेचा जा रहा है। लेकिन 10% अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। 10% का मान 1/10 होता है। तो 1 का छूट दिया गया 10 पर, तो कितना में बिक रहा है, 9/10 पर। अभी तक बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक समझने में अगर आपको दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब यहाँ पर जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। जैसे यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 5 25 यानी 50 यहाँ से हो जाएगा। 5 चौको 20 यानी यहाँ से हो जाएगा 200। 200 का गुना करना है किसमें, तो 9 में कर देना है। तो 9 दूना 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1800, ठीक है। तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वह ऑप्शन नंबर 3 1800 रुपये आ जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए सर, यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत है। चलिए जो लोग पहली बार देख रहे हो आप लोग भाई क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा पीडीएफ के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, पीडीएफ के ऊपर हम जिक्र करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है। इससे जुड़कर सारा का सारा पीडीएफ आप निकाल सकते हैं वहाँ से अपने रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, इसका उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे सर, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पढ़िए सवाल को। इस सवाल में कहा गया कि एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपये है। भाई क्या है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है और एक मैंगो है। इनका औसत अगर 36 है तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम करने का मतलब इनको सबको जोड़े देंगे। तो औसत सम निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत गुना संख्या। तीन यहाँ पर चीज़ें हैं, 3 संख्या है तो 36 क्या हो जाएगा, 3 छक 18 क्या 8 हासिल का 1 3 3 9 1 10 108, 36 108 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया कि एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य 28 रुपये है। एक एप्पल और एक संतरा ऑरेंज का औसत मूल्य कितना है, 28। तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो 28 दूना क्या हो जाएगा, 56। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 56 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया यहाँ पर, और एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 32 है। एक संतरा और एक आम का, एक ऑरेंज और एक मैंगो का औसत मूल्य क्या है, तो सर यहाँ पर दिया गया है 32 रुपये है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 64 हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए आगे समझते हैं। आगे इस प्रश्न में बोला गया है कि एक संतरा का मूल्य बताइए क्या होगा। एक संतरे का मूल्य पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़े दीजिए, इनको जोड़े दीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो A + O + M + O। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑरेंज यहाँ पर 2 बार आ गया तो हमने 2 O नहीं लिखा, हमने O को अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल का 1 होगा और 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, और यहाँ पर एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, इसका मान आपको पता है कितना है, 108 है। तो इसके जगह 108 रख सकते हैं, यहाँ पर 108 रख सकते हैं और प्लस का O हो जाएगा, प्लस का O बराबर 120 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर 120 कर देंगे।
तो यहाँ से दोस्तों ऑरेंज का मान निकालना है, तो 120 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो इसमें से 108 घटा देंगे, ठीक है। तो ये एक ऑरेंज का मान निकल जाएगा। तो कितना होगा घटाने के बाद, चेक कर लीजिए भाई, 10 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा कितना, 12। एक ऑरेंज यानी एक संतरे का जो दाम होगा, मूल्य होगा 12 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? बोल दो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर? इस सवाल में कोई दिक्कत समझने में? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सर किसी भी साइड से, तो आप कमेंट करिएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूं, आप लोगों के साथ चलता हूं दोस्तों। आपकी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर कदम रख रहे हैं। बस आपको सर हमारा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप लोगों का जो सपोर्ट है दोस्तों ऐसा ही मिलता रहे। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे आपको गणित में 20 में 20 नंबर कैसे दिलाना है, इस पर हम दोस्त काम कर ही रहे हैं। चलिए ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला गया है कि 4 और 900 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती निकालने का तरीका हमने आप लोगों को बता रखा है लगभग हर सेट में। क्या करते हैं, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। 4 गुना 900, 4 गुना 900, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और 900 का वर्गमूल तो 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 दूना 60, तो 60 इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल प्रश्न था। ये प्रश्न सिंपल था दोस्तों, और सेम टू सेम उसी टाइप का वही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें तृतीय अनुपात पूछा गया है। तृतीय अनुपाती भी हमने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों। आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का तृतीयानुपाती बताना है। तो तृतीयानुपाती बताने के लिए हमने आप लोगों को तरीका बता रखा है दोस्तों, सिंपल सा तरीका हमने बताया है। बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। जो लास्ट वाला ये टर्म है, लास्ट वाली जो संख्या है, बस इसी का 2 बार गुना कर देना है या स्क्वायर कर देना है। तो 12 गुना 12 कर देंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे। पहले वाले से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे जो पहली संख्या है। बस हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18। तो इसका तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा सर, तो तृतीयानुपाती सर ऑप्शन नंबर 3 18 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा प्रश्न था, आप लोगों से बन गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए उत्तर बताइए। इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा। एक ट्रक और 4 कारों का औसत भार 48 किलोग्राम है। जो ट्रक के भार को हटा देने पर 1 किलोग्राम कम हो जाता है, तो ट्रक का भार कितना होगा। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर करना क्या है, एक ट्रक है और 4 कार हैं जिनका औसत क्या है, 48 किलोग्राम है। यानी एक ट्रक 4 कार, कुल कितने यहाँ पर गाड़ियाँ हो गई सर, 5 गाड़ी हो गई, जिनका औसत भार क्या है, तो 48 किलोग्राम है। ट्रक के भार को हटा देने पर 1 किलोग्राम जो भार है औसत में 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो ट्रक होगा वह कहीं न कहीं 48 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। क्योंकि अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समूह है, इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें हैं, चलिए 5 चीज़ें हैं। अब इस समूह का जो औसत भार है, औसत भार अगर 48 किलोग्राम है, 48 किलोग्राम, अगर इसमें से एक कोई भी बाहर निकल जाए, मान लीजिए ये बाहर निकल गया और इसके औसत में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत का मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति का भार या हर एक चीज़ का मतलब, यहाँ पर भार ही है तो हर एक वस्तु का भार हो जाएगा। यदि हर एक वस्तु 48 किलोग्राम का है, अगर एक व्यक्ति निकलता है
और औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका भार 48 किलोग्राम था। लेकिन अगर ये व्यक्ति बाहर निकलता है, यानी यह वस्तु अगर बाहर निकल जाता है, इसके बाहर निकलने से औसत में परिवर्तन हुआ। औसत अगर कम हुआ तो इसका मतलब जो बाहर निकला है इसका 48 से ज़्यादा वजन रहा होगा। औसत बढ़ गया निकलने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु बाहर निकली है उसका भार 48 से कम रहा होगा। ठीक है, 48 से कम रहा होगा। अब इस बात को समझिए, यहाँ पर इस सवाल में अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझिए दोस्तों। देखिए, अगर मान लेते हैं जो ट्रक है, मान लेते हैं ट्रक जो है, ट्रक का औसत भार अगर 48 किलोग्राम ही होता तो ट्रक के निकलने से उसके भार में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक जो निकला है, ट्रक का वजन जब निकाला गया है तो औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हुई है। तो इसका मतलब ट्रक का वजन 48 किलोग्राम से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? कितना भाई, कितने की कमी हुई है? औसत में 1 किलोग्राम का। कितने वस्तुओं पर? ट्रक तो निकल गया, बचे कितने? 4 कार बचे हैं, तो 4 वाहनों पर गुना 4 कर देंगे। टोटल कितने की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी? यहाँ पर 4 एक कम 4, यानी 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 1 5, यानी 52 किलोग्राम यहाँ पर हो जाएगा ट्रक का वजन। 52 किलोग्राम दोस्तों ट्रक का वजन हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे। इस सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। यश किसी कार्य को 49 दिनों में कर सकता है और नमन सामान्य कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर दो बंदे आ गए। एक तो भैया यश है, एक कौन है? एक यश है, और यहाँ पर एक कौन है? तो एक नमन है। एक यश है और एक कौन है? तो एक नमन है। यश काम करता है तो 49 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, और नमन जब काम करता है तो वह काम को, नमन जो है कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। 35 दिन में। ठीक है, चलिए। सौरव समान कार्य को 7 दिन में कर सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति और है यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर और है, वह है सौरव। सौरव जो है वही समान कार्य को 7 ही दिन में कर सकता है, मतलब सौरव की क्षमता ज़्यादा रही होगी। ठीक है, सौरव की क्षमता ज़्यादा रही होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल कार्य यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्य कैसे निकलेगा? इन तीनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लेते हैं 49 इसका एलसीएम है, मान लेते हैं 49 इसका एलसीएम है। तो 35 पर आते हैं, 7 5 35, 5 की कमी है 49 में, 7 है, 5 नहीं है, 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से अगर भाग देंगे तो 49 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 7 35, तो यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बार में जाएगा? तो 7 5 35 बार में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 35 बार में। ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 9 45, 5 9 45 के 5 हासिल का 4 हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 24, यानी 245 यहाँ पर हो जाएगा टोटल कार्य। अब प्रश्न पर फिर आते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। समान कार्य को पूरा करने के लिए अभिष्ट कुल दिन ज्ञात कीजिए। यदि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि यश पहले दिन कार्य करता है, नमन दूसरे दिन कार्य करता है, सौरव तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर यश चौथे दिन कार्य करता है, इसी प्रकार कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। गौर से समझेंगे। यश पहले दिन काम किया, एक दिन काम किया, यह दूसरे दिन नमन काम करता है, तीसरे दिन सौरभ काम करता है, यानी 3 दिन में, 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम हुआ यहाँ पर? तो 5 और 7 12, 12 और 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
12 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 47। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 47 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 दिन हो चुका है, 47 काम हो गया। हमें काम कितना करना है? तो आप देख पा रहे हैं 245 काम हमें करना है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पर 47 को ऐसी संख्या से गुना करना है जो 245 के करीब पहुंच जाए। तो अगर यहाँ पर 5 बार करते हैं, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 6 बार करते हैं, 6 चौक 24, नहीं 5 बार गुना करते हैं यहाँ पर 5 बार। ठीक है, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिया जाएगा, इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 35 के 5 हासिल का 3 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 3 23 हो जाएगा यहाँ पर 23। ठीक है, यानी 235 काम हो चुका है। 235 काम हो चुका। कितने दिन हो गए यहाँ पर? 3 5 15 दिन हो गए यहाँ पर। ठीक है, 15 दिन का समय भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, बोलिए। अगले दिन यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 5 साइकिल हो चुका है। अगले दिन फिर यहाँ पर यस आएगा और 5 काम कर देगा। एक दिन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर अगले दिन यहाँ पर कितना काम हो चुका? देख लीजिए भाई, यहाँ पर 240 कार्य यहाँ पर हो चुका। कितने दिन हो गए? तो 15 1 16, यहाँ से 16 हो गया। अगला दिन हमें तो काम करना है 245, तो हमें 5 काम और करना पड़ेगा। और अगले दिन जो है वह आएगा कौन? नमन आएगा, नमन। तो नमन का क्षमता 7 है, 7 में से 5 ही काम करेगा, तो 5/7 यहाँ पर कर देंगे। तो 5/7 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 7 112, 5 17, 117 बट्टे हो जाएगा 7। 117 बट्टे क्या हो जाएगा? 7 दिन। 117/7 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था दोस्तों। और आप लोग बता दीजिए कि आपको यह सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग बता दीजिए दोस्तों, सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। लगाइए इसको। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है सर? 3500 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है 3500 रुपये। अब यहाँ पर आगे बोला गया कि एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, और फिर नए मूल्य पर 12% छूट देता है, और फिर नए मूल्य पर 20% छूट देता है। इसके लिए एक व्यक्ति को कितना भुगतान करना होगा? देखिए, यहाँ पर इस जो छूट मिला जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, उसको क्रमागत छूट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम से छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5% का छूट दिया गया, तो ये 95 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 95/100 में बिकेगा। लेकिन अब ये नया मूल्य हो गया। अब इस मूल्य पर भी 15% का छूट दिया गया, तो यह अब 85% पर बिकेगा। कितने परसेंट पर? तो 85% पर। अब ये फिर नया मूल्य हो गया। अब इस नए मूल्य पर वापस से 20% का छूट दिया गया, तो यहाँ पर 80% पर बेचा जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। चलिए दोस्तों, अब तो यहाँ से इसको हल करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो को पहले ख़त्म किया जाएगा। देखिए ऊपर कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो। तो यहाँ से 3 जीरो ख़त्म कर दीजिए। पहले ख़त्म हो गया 3 जीरो। 3 जीरो तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या कटने वाला है? अब क्या कटने वाला है? चलिए, कटने वाला तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुना भाग करने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम करते हैं डिजिट सम के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। डिजिट सम। क्लियर है? डिजिट सम की बात करें अगर हम लोग दोस्तों,
चलिए यहाँ पर काटते हैं ज़रा इसको, यहाँ पर भाग देते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 बीसैया में 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 19 5 95, यहाँ से 19 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 चौको 20, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बार में यहाँ से गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 17 5 85, खत्म हो गया, कट गया। चलिए अब क्या बचा, आपको 7 गुणे 19 गुणे 17 करना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक में 0 नहीं आएगा, ठीक है। इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, इसको हटाइए। क्या आएगा इकाई के अंक में, तो 7 7 49, 7 7 49 में इकाई का अंक क्या है 9, 9 का गुना यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9 है, तो इसमें कर देंगे 9 9 81, यानी इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। किस ऑप्शन में है इकाई का अंक 1, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई के अंक से हम लोग इस सवाल को बना पाए हैं दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं, गणित में अगर आपको नंबर लाना है, गणित में फास्ट बनना है दोस्तों, तो आपके तर्कस में हर वो तीर होना चाहिए जिससे सामने वाले को भेद सकें। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अरुण और आदित्य अलग अलग एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 2 लोग हैं, एक अरुण है और एक आदित्य है। आदित्य को एडी लिख देते हैं। अब ये दोनों कार्य करते हैं, अरुण कार्य को 8 दिन में कर सकता है, आदित्य कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बात क्लियर है। चलिए तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 दूनी 12 दूनी 24, तो इसका लसा क्या हो जाएगा 24, यानी टोटल कार्य कितने हैं, तो टोटल कार्य यहाँ पर 24 है, 24 टोटल कार्य है। बात क्लियर। चलिए अब 8 तिया 24, यानी एक अरुण की क्षमता 3 हो गई, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग आदित्य की क्षमता 2 हो गई। बात क्लियर। इसमें बोला गया कि 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। आदित्य ने 2 दिन कार्य किया है, भाई 2 दिन कार्य किया है, 2 की क्षमता से कितना कार्य किया होगा आदित्य, आदित्य कितना काम किया, तो 4 काम किया, 4 काम किया, उसके बाद कार्य को छोड़ दिया। टोटल कार्य कितना था, तो टोटल कार्य क्या था यहाँ पर 24, टोटल कार्य कितना था 24, जिसमें से 4 काम आदित्य किया है, उसके बाद छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने बच जाते हैं यहाँ पर 20 कार्य, 20 कार्य अभी भी शेष बच जाते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरुण शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो भाई शेष कार्य तो 20 है, अब 20 कार्य अरुण करेगा 3 की क्षमता से, तो 20/3 हो जाएगा, तो 3 छक 18 2 20, यानी 6 सही 2/3 दिन आएगा, 6 सही 2/3 दिन आएगा दोस्तों, 6 सही 2/3 दिन। इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस पर थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर है दोस्तों, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वह 6 सही 2/3 दिन आएगा, ठीक है, 6 सही 2/3 दिन आएगा दोस्तों। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, और इस सवाल को आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से, कमेंट करके आंसर बोलेंगे जल्दी से आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों लाइक नहीं किया है मेरे भाई, तो लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए मेरे भाई, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर किया करिएगा। और आपके जितने भी भाई बहन दोस्त जो भी सगे संबंधी हैं, आप लोग उन लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए दोस्तों कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो कह दे कि गणित की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर है, आपके स्क्रीन पर जो दिया गया इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे। इसमें कहा गया कि 11,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिए गए,
2 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी मेरे दोस्तों? 2 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि पूछा गया, इसका मतलब आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन और मिश्रधन पर यहाँ डायरेक्ट आप संबंध निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन पूछा जा रहा है तो आप लोग मूलधन और मिश्रधन का बीच में संबंध निकालेंगे। कैसे? इस रेट से। 5% का मतलब क्या होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर मूलधन 20 है, अगर मूलधन 20 है तो अमाउंट यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों एक ज़्यादा, भाई 1/20 होता है, 20 मूलधन, तो एक जो है ब्याज हो जाएगा, तो 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा मिश्रधन। कितने वर्ष की बात है मेरे भाई? कितने वर्ष की बात है? 2 वर्षों की बात है, तो 2 साल की बात है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? इसका स्क्वायर। इनका ये रेशियो निकल गया। क्या निकल गया? रेशियो निकल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ से हो जाएगा 400, यहाँ से हो जाएगा 400, और एक ये हो जाएगा 441। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गौर से समझेंगे। यह 11,500 रुपये क्या है? मूलधन दिया गया है, यानी 400 का मान दे रखा है। कितना? तो 400 का मान दे रखा है यहाँ पर 11,500 रुपये। आपको 441 अनुपात का मान निकालना है। तो 441 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? देखिए क्या करना है। 11,500 बटे 400 गुना में 441। ठीक है, 400 क्या हो जाएगा? तो 41 हो जाएगा। ठीक है, 441 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए यहाँ से गौर से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो जीरो है, 2 जीरो, यहाँ से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। खत्म तो हो गया। अब आपको करना है दोस्तों 115 का गुना 441 में गुना करना पड़ेगा और 4 से भाग करना है। लेकिन हम आपको गुणा बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कैसे करना है, मैं एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे डिजिट सम। अब डिजिट सम के लिए दोस्त करते क्या हैं, ये जो भिन्न में मान दिया गया है इसको आपको जीरो बनाना है। जीरो बनाने का मतलब क्या? जीरो नहीं, मतलब इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपकी संख्या से गुना कर देंगे कि यह इसका डिजिट सम 1 आ जाए। तो आप जानते हैं अगर इसमें 7 से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 का डिजिट सम कितना हो जाएगा भाई? जोड़ के देख लीजिए, 8 2 10, 8 2 10, डिजिट सम 1 नहीं हो गया? 10 का डिजिट सम क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर 7 से गुना किया गया, तो आपको ऊपर में भी 7 से गुना करना होगा। ये होता है तरीका। बात क्लियर? इसका जो आंसर आएगा वह दशमलव में आएगा। तो ये पूर्णांक वाले तो ऑप्शन देखकर ही काट देंगे, देखकर काट देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको लगाना है डिजिट सम। करना क्या है? 4 4 8 1 9। ये 9 की एक खास बात होती है दोस्तों, यहीं से डिजिट सम शुरुआत होती है। किसी भी संख्या में अगर 9 का गुना किया गया तो उसका डिजिट सम 0 आता है, उसका डिजिट सम 0 आता है। तो यहाँ पर 9 बन गया, यानी 9 का जब गुना हुआ तो इसका डिजिट सम 0 आएगा। इस पूरे का डिजिट सम दोस्तों क्या आएगा? 0 आएगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 0 आएगा वह इसका उत्तर हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए पहले नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 6 2 8 1 9 खत्म हो जाएगा यहाँ से, और 7 8 7 15 5 20 20 7 27, 27 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है। अभी हम 100% नहीं कर सकते हैं यह सही है। अगर एक ही ऑप्शन का डिजिट सम 0 बनेगा तो यही सही हो जाएगा। अब आइए दूसरे ऑप्शन पर चेक करते हैं। तो यहाँ से 6 3 9 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों 7 7 14 और 5 19 8 1 9, इसका भी डिजिट सम 0 आ रहा है।
तो अब हम दो ऑप्शन में फंस गए दोस्तों, इसको छोड़िए। जब दो ऑप्शन मिल गए डिजिट सम जीरो वाले, तो हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम दोस्तों नहीं लगा सकते हैं। तब क्या लगाएंगे मेरे भाई, तब क्या लगाएंगे दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पर डिजिटल सम जब नहीं लगाएंगे तब क्या करेंगे। अब हमें करना क्या है, गौर से समझिएगा। आप लोग क्या कर दीजिए, गुना ही कर दीजिए। गुना कर देंगे तो क्या होगा, या तो आप यहाँ पर विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। यहाँ पर 441 आप देख पा रहे हैं, 441 में क्या है, 21 गुना 21, 21 में क्या होता है, 7 है। यानी ऑप्शन में 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा, तो 7 से ऑप्शन कटना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। अच्छा, इसमें हमने नहीं चेक किया था डिजिट सम जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इसका भी आएगा दोस्तों, तीसरे वाले का भी आएगा, तीसरे वाले का भी आएगा, ठीक है, तीसरे वाले का भी आएगा, ठीक है। तो चलिए 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 5 35। पहला तो ऑप्शन 7 से कट रहा है, तो अभी नहीं कह सकते हैं कि यह उत्तर होगा, हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी 7 से कट जाए। तो इसको चेक कर लेते हैं, 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से जब काटिएगा तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। ये जो है, यह जो है 7 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 बचेगा, 7 8 56, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 5 35, 2 25, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, पहला ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों, डिजिट सम नहीं काम किया तो विभाज्यता का नियम काम कर गया। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, कि आपको कैसे दूसरों से अलग तरीके से सोचना है। देखिए भाई, अगर आप ये 441 में अगर गुना करते हैं 115 का, जो आता है इसमें आप 4 से भाग करेंगे, तब पर भी आंसर आपका आएगा। लेकिन आपको 3 अंकों की गुणा करना पड़ेगा, जो कि कठिन हो जाएगा, समय लग जाएगा। समय तो ही बचाना है आप लोगों को, इसलिए आपको हर एक तरीका आना चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। आप लोग एक बार अपने मन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। इस सवाल का उत्तर बता देंगे आप सभी प्यारे दोस्त जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए इसमें क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु के उपभोग के प्रतिशत में 25% वृद्धि होती है, तो ताकि समग्र बजट में परिवर्तन न हो, तो वस्तु के मूल्य में कितना कमी करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। आइए भाई, उपभोग में वृद्धि हुआ है 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 था तो 1 बढ़कर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यह उपभोग है। तो यहाँ पर बोला गया वस्तु के मूल्य में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। यह खपत है, खपत कहिए या उपभोग कहिए, तो इसका जो प्राइस होगा, मूल्य जो होगा, खपत का जस्ट उल्टा होता है। कब, जब बजट में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो ये 5 और 4 के अनुपात में हो जाएंगे। ये अनुपात में है दोस्तों, ये सभी क्या हैं, तो ये अनुपात में है। कितने की यहाँ पर कमी की गई, 1 का, किस पर, 5 पर। 1/5 गुना 100, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। कितना परसेंट, 20% की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, मूल्य में, ठीक है। 20% की कमी करनी पड़ेगी, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर लगाइए इसको, इस सवाल को लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए और उत्तर बता दीजिए क्या होगा। यदि इसमें बोला गया कि यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
त्रिज्या R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो R2 है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R के लिए कैपिटल R1 है, R स्क्वायर कर देना है बराबर, ये किसके बराबर है, अर्धगोले के, R2 त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है? अरे बोलिए मेरे दोस्तों, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल, हमें R2 का मान बताना है। तो R2 का मान निकालने के लिए करना क्या होगा आप लोगों को, R2 का मान निकालने के लिए यहाँ पर 4/3 R1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर अंडर रूट कर देना है इसका, बस इसका अंडर रूट करना है। इसका क्या करना है, तो अंडर रूट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे 3 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो यह अंडर रूट में 3 रहेगा। R1 का स्क्वायर है, इसका बाहर निकालेंगे तो यह R1 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, R2 का मान आ गया, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/√3 R1। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसको बना लेंगे, ये 2/3 R1 है, 2/√3 R1 है, ठीक है। यही इसका सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पर लगाइए इस सवाल को और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने पुराने शेष माल को क्रय मूल्य पर 25% हानि वहन कर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है, 2 दशमलव तक यहाँ पर आपको सही बताना है। तो देखिए इस कंडीशन में दोस्तों, देखिए भैया है क्या चीज़, जो शेष माल बचा हुआ है उस पर 25% का हानि का प्रयोग करता है, यानी कहता कि हम 25% हानि पर बेचेंगे। लेकिन बेईमान दुकानदार है, बेईमान दुकानदार की बेईमानी तो जाएगी नहीं। इसने किया क्या है, यह 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो गौर से समझिएगा कि यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा लाभ होगा, हानि होने की कोई स्कोप नहीं है। तो हानि वाले तो दोनों ऑप्शन को काट देंगे, हानि नहीं होगा। बात क्लियर? तो कितना का लाभ होगा भाई, देखिए 30% यहाँ पर कम वजन, 25% का यहाँ पर हानि, तो कितने का अंतर, यहाँ पर लाभ कितना हो जा रहा है, तो 5 का लाभ, बटे हानि की बात करें दोस्तों तो देखिए 30% कम वजन तोलता है तो कितना हानि हो जाएगा, 100% में से 30 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 70, इतने की हानि हो रही है, गुना 100, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50/7, 50/7, 7 से भाग करना है तो 7 7 49.1 बचेगा, हो जाएगा 10, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 स्थान तक आपको बताना है तो 2 स्थान तक हो गया 7.14, 7.14% का लाभ होगा। लाभ होने का स्कोप है, हानि नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे ही बनाना होता है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर बताएंगे, इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे दोस्तों।
देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। यहाँ पर ए है और क्या है, बी है। ए है और कौन है, तो बी है। अब 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से 40% अधिक है, तो जिससे तुलना किया गया है वो उसका मान नीचे वाला होता है। बी से तुलना किया गया है तो बी का मान नीचे वाला यानी 5 हो जाएगा। 2 ज़्यादा है कौन, ए, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अनुपात। ये क्या है, तो ये अनुपात है। यहाँ पर बोला गया बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना यहाँ पर कम है, तो 2 कम है, किससे, ए से, बटे 7 कर देना है, गुना 100, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 200 बटे में 7, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 7 चौक 28, 2 30, यानी 14 सही 2/7 आएगा दोस्तों। एक बार जरा देख लेंगे इसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं न है। ठीक है दोस्तों, यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन को थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे एक बार आप लोग भी, ऑप्शन में हो सकता है यह गलती है। ठीक है भाई, आप लोग भी बता दीजिए कि आपका भी आंसर यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, आप लोग भी बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इसमें कहा गया कि एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया और अब इसका मूल्य 33,32,948 रुपये है। इसका वास्तविक मूल्य क्या था। वास्तविक मूल्य क्या था दोस्तों, देखिए इसका जो वास्तविक मूल्य था 100 था, क्या था, 100%। कितना परसेंट था, वास्तविक मूल्य कितना परसेंट था, 100%। 17% कम हो गया है तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 83% हो गया है, 83%। तो 83% कम होने के बाद हुआ और मूल्य कितना हो गया है, तो यहाँ पर 33,32,948 रुपये हो गया है इस समय। तो ये 83% का मान है, 83% का मान यह है। तो आपको वास्तविक मूल्य बताना है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, 100% का मान निकालने के लिए क्या करना है, 33,32,948 बटे 83 गुना में 100 करना है। ठीक है, गुना में यहाँ पर 100 कर देना है बस। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर है तो बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर 100 से गुना किया गया है, ये 100 नीचे यहाँ पर 83 है, तो 83 से 100 तो कटने वाला नहीं है, मतलब 2 जीरो खत्म नहीं होगा, इसका मतलब 2 जीरो तो अइबे करेगा। तो जिस ऑप्शन में 2 जीरो होगा वही इसका उत्तर सही होगा। एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 जीरो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मान के चलते हैं, हो सकता है 2 से 3 ऑप्शन ऐसे हो गए जिनके लास्ट में 2 जीरो है, तब तो आप फंस जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको डिजिट सम लगा देना है, डिजिट सम लगा देना है। जिस ऑप्शन का डिजिट सम मैच कर जाएगा प्रश्न के डिजिट सम से,
वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रा बताएंगे ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका डिजिट सम क्या आएगा? इसका डिजिट सम आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन तो तीसरा सही है, लेकिन आप लोग उसका डिजिट सम बता दीजिए प्रश्न का क्या होगा इसका डिजिट सम। अगला प्रश्न आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न, आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 15 है। इसमें कहा गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जब 20 की वृद्धि की जाती है तो वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 18, 56, 42 इसका निकाल देना है एलसीएम। क्या निकालना है? तो इसका निकालना है एलसीएम। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा देखिएगा। हम मान लेते हैं 56 इसका एलसीएम है, मान लेते हैं दोस्तों 56 इसका एलसीएम, जो सबसे बड़ी संख्या उसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो 56 का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 18 पर। 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 9 है और 2 है, और यहाँ पर 8 साते 56 होता है, 8 साते 56। तो यहाँ पर 56 में तो 2 मिल जाएगा, क्योंकि 8 इसमें है, 2 तो यहाँ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 की कमी है, तो आपको क्या करना है 9 से यहाँ पर गुना कर देना है। अब आइए, इसका भी 18 का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं 42 पर। 7 छक 42, तो 56 में 7 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और 3 भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसमें कवर हो जाएगा 42। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो गुना करिए, 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 1, 9 पंचे माफ़ कीजिएगा 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5, 9 पंचे 45 और 5 50 हो जाएगा, यानी 504 हो जाएगा इसका लघुत्तम। यह वह संख्या है जो 18 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है हमें तो वह संख्या बता दीजिए जो 20, जिसमें 20 जोड़ेंगे तब जाके वह कटेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 इसमें से घटा देना है दोस्तों। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। 20 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, फिर यहाँ से 4 बचेगा। तो संख्या दोस्तों 484 है। ठीक है, 484 है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सही है। चलिए अगला प्रश्न है। इस सवाल को लगाइए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो सवाल दिया गया, इसमें कहा गया कि 286, 1001, 2420 को विभाजित करने वाली महत्तम संख्या यक्स है। तो यक्स बटे 2 का मान क्या है? महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। अब बड़ी जो संख्या है वह क्या है, यक्स है। लेकिन आपसे यक्स का मान नहीं पूछा गया, आपसे तो यक्स बटे 2 का मान पूछा गया है। अब यह यक्स का आधा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया गया है यह यक्स का आधा है, और विभाजित करने वाली संख्या तो यक्स है। तो इसको आप पहले यक्स बना दीजिए। बनाने के लिए, यक्स बनाने के लिए क्या करिए, इसका डबल कर दीजिए 2 से गुना करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ से 11 हो जाएगा। अब ये 12, 9, 10, 11 यक्स का मान है। यह वह संख्या आ गया जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या तो 12 है। तो पहले 12 से चेक करते हैं क्या 286 कटेगा सर। तो 12 में दोस्तों 2 है, 2 से तो कटबे करेगा 286। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 यहाँ से 6 कटेगा, 8 2 10, ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 12 तो इसका महत्तम संख्या नहीं हो सकता है। अब अगला महत्तम संख्या क्या है, 11 है। तो 11 से 286 कटेगा, 1001 कटेगा और 2420 भी कटेगा। इसका मतलब 11 वह संख्या है जो 286, 1001, 2420 को पूरा विभाजित कर देगा। तो 11 बटे 2 का माफ़ कीजिएगा,
x/2 का मान बताना है तो x/2 11 किससे मिला है, तो 5.5 से मिला है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका 5.5 जो है इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, समझ में आया है दोस्तों? अगर समझ में आया है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं, जो कि प्रश्न नंबर होगा 17 आपके सामने। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे जल्दी से। इसका उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। इस सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, इस सवाल में कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाते हैं तो उस कंडीशन में आयतन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। आयतन नहीं बदलता है दोस्तों, तो दोनों ही फिगर का आयतन आप बराबर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, LBH बराबर। घन का आयतन क्या होता है सर, A का क्यूब होता है, A का क्यूब। कितने घन बनेंगे, तो मान ले रहे हैं यहाँ पर n घन बनाया जाएगा। ठीक है, n से गुना कर दे रहे हैं। लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 12 है। चौड़ाई कितनी है, 8 है। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी 8 है, बराबर। अब भुजा जो है, घन का जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का गुना 3 बार कर देंगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, कितने घन बन रहे हैं सर, यहाँ पर n घन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 2 दूनी 4 कैंसिल, तो n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो सर 12 घन बनाए जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन। बात क्लियर है दोस्तों, बोलिए समझ में आ गया। चलिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आपको फार्मूला पता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इस सवाल में क्या कहा गया कि 4 किलोमीटर की दौड़ में A, B और C प्रत्येक समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, A है, B है और कौन है, तो C है। अब ये दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि यदि A B को 1 किलोमीटर से हराता है, A जो है B को 1 किलोमीटर से हराता है। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं A जो है B को 1 किलोमीटर से हराता है दोस्तों, 4 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, तो अगर A जो है A 4 किलोमीटर पूरा दौड़ता है तो B को 1 किलोमीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B मात्र 3 किलोमीटर ही दौड़ पाया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला बात, और B C को 1 किलोमीटर से हराता है। अब B जो है C को 1 किलोमीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर B पूरा का पूरा 4 किलोमीटर जाता है तो C 1 किलोमीटर कम मात्र 3 किलोमीटर ही जा पाता है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। अब इसका गुना कर देना है, तो 4 चौको हो जाएगा 16 और 4 तियाँ 12 यहाँ से हो जाएगा और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, ये अनुपात है दोस्तों, ये अनुपात है। सभी क्या है दोस्त, ये अनुपात में है, ये सभी के सभी अनुपात में है। तो यहाँ से गौर से समझिएगा, हम A की बात करें, यहाँ पर बोला गया ना कि समान दौड़ में A C को कितने मीटर से हराता है। भाई A ने 16 अनुपात दूरी तय किया है, लेकिन A ने कितना टोटल दूरी ट्रेवल किया है, कितना दूरी तय किया है सर, यहाँ पर 4 किलोमीटर, मतलब 4000 मीटर। सब मीटर में बदल दे रहे हैं, 4000 मीटर के बराबर है। ठीक है भाई,
तो अब ए ने सी को कितने मीटर से हराया है, यहाँ पर देखिए यह ए है और ये सी है, तो 16 से 9 के बीच का अंतर क्या है, 7, 9 7 16 7 का अंतर है, तो 7 का मान निकाल देना है। यहाँ पर 7 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4000 बटे में 16 गुना 7 कर देना है। तो देखिए 4 से काटेंगे, 16 से काटेंगे या 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यहाँ से हो जाएगा 500। 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी 250 यहाँ से हो जाएगा। 250 का गुना 7 में करना है, 25 साते 175, एक ठो जीरो, यानी क्या होगा भाई, 175, एक ठो जीरो, 175, 25 सात 175, एक ठो जीरो, यानी 1750 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 1750। बोले कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने लगा लिया होगा दोस्तों। चलिए ये सवाल आपके सामने मैं ले रहा हूं, इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कहा गया कि किलोमीटर प्रति घंटा के संदर्भ में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या है। तो कहने का मतलब ये है, जो 35 या मीटर प्रति सेकंड दिया गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको क्या करना है, देखिए मीटर प्रति सेकंड क्या है, कम है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज़्यादा है। तो एक मशीन है, याद रखिएगा 5/18, 5/18। अगर कम से ज़्यादा में जाएंगे, ज़्यादा वाला ऊपर हो जाएगा, तो ज़्यादा में जा रहे हैं मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, ज़्यादा में जा रहे हैं तो ज़्यादा वाला ऊपर कर देंगे, तो 18/5 कर देंगे, इसी से गुना कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 8 56, इकाई का अंक 6 आएगा। अच्छा, 7 8 56 के 6 हासिल का 5, 7 एकम 7 5 12, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेट का लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न दूंगा लास्ट में, उसको देख लीजिएगा, उसका आंसर आप लोगों को करना है। इसका उत्तर बताइए पहले क्या होगा। इसमें कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 थी, 3 साल पहले। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले जनसंख्या क्या था, तो यहाँ पर 2,50,000 जनसंख्या थी, 2,50,000 जनसंख्या यहाँ पर थी। ठीक है, अब यहाँ पर जनसंख्या हर साल बढ़ रहा है, वृद्धि, पहले 3% का वृद्धि, यानी 103 हो गया, यहाँ से 103/100। अगले साल यहाँ पर 4% की वृद्धि, तो 104 हो गया, 104/100। और अगले साल की बात किया जाए तो और अगले साल यहाँ पर 6% की वृद्धि, यानी 106 हो गया, 106/100 हो गया। ठीक है, नीचे जीरो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको आपको गुना भाग करना है दोस्तों। अगर गुना करेंगे, अच्छा गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, अच्छा चलिए इसको काट कर छोटा ही करते हैं। देखिए पहले नंबर ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेगा 8 2 10, 2 बचेगा, हो जाएगा 4 छक्का 24, 6 बार में कट जाएगा। अब तो सब खत्म हो गया। अब करना क्या है, 103 गुना 26 गुना 106 करना है। तो आप इकाई का अंक से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 6 3 18, 8 6 48, सबका इकाई का अंक 8 है, सब ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है। तो इकाई के अंक से आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। डिजिटल सम लगा दीजिए, डिजिट सम लगाइए, या फिर 26 को देखकर आपको दिमाग में घंटी बजी होगी, 13 दूना 26 होता है, 13 का विभाज्य होगा ऑप्शन, या फिर आप डिजिटल सम ही लगाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 1 4 यहाँ पर हो गया, गुना 6 2 8 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 8 चौको 32,
32 का मतलब 5, 5 7 35, 35 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम 8 है, तो ऑप्शन का भी डिजिट सम 8 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। तो यहाँ से 6 3 9 तो ख़त्म हो जाएगा, 8 या 24, 24 और 4 28, 28 का मतलब डिजिट सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई 28 ऐसे लिखेंगे, 8 2 10 का मतलब, सॉरी 8 2 10 का मतलब 1, डिजिट सम 1 आएगा, इसका आना कितना चाहिए, 8। ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। इस पर आते हैं, ये 6 3 9 ख़त्म हो जाएगा, और 8 3 24, 24 2 26, 26 6 2 8, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है दोस्तों। हो सकता है यह ऑप्शन सही हो, लेकिन अभी आपको नहीं कहना कि 100% वो सही है, हो सकता है किसी और का भी डिजिट सम 8 आ जाए। जैसे इसको चेक कर लीजिए, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 8 3 24, 24 3 27 का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा डिजिट सम, ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं 6 3 9 8 1 9, 8 और 16, और 16 का मतलब 7 होगा इसका डिजिट सम। तो एक ही ऑप्शन का डिजिट सम यहाँ पर 8 आ रहा है, वह है ऑप्शन नंबर 2। अब इसको हम कहेंगे कि यही सही है, क्योंकि अन्य किसी भी ऑप्शन का डिजिट सम 8 नहीं आया है। बात क्लियर है, तो एक बार थम्स अप कर देंगे दोस्तों। समझ में आ गया होगा तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। और ये लास्ट प्रश्न था, आज के सेट का 20वां प्रश्न था दोस्तों। आप लोग बताएंगे कि सवाल का लेवल क्या था। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सवाल का लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा और लेवल को अप करिए। मेरे दोस्तों, ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में जैसा प्रश्न दिया गया था वही मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ। इसमें सवाल का लेवल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ अपने तरफ से, आप खुद सोच कर देखिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विभाग ने पूछा था, वही मैं प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों। तो इससे यह मत घबराइए कि सवाल आसान है। ठीक है दोस्तों, सवाल का लेवल यही रहने वाला है। चलिए, ये आपके लिए सवाल है दोस्तों आज का, तो इसको आप लोग करके बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।